अचानक एक जोरदार धमाका गूंजा, जो प्रवेश सुरंग से आया, और फिर पत्थरों और मिट्टी का एक विशाल झरना गिरा, जिसने पूरी तरह से निकास को सील कर दिया। लिू हान का चेहरा आखिरकार टूट गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या? प्रवेश द्वार ये तो पूरी तरह बंद हो गया है। फिर उसे यकीन नहीं हुआ जब दीवार खुद ही हिलने लगी। वो ठिठक कर रुक गया। उसकी आंखें डर से सिकुड़ गईं और वो चीख पड़ा, ये क्या भला है? मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मॉन्स्टर का मुंह इस तरह हिलता है। मिक्केल ने तंज कसते हुए कहा, और यही तो प्रॉब्लम है। यह अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना सरफेस से कहीं ज्यादा टफ है। फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सिंपल मैसेंजर बर्ड इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति को समन करेगा। अगर तुम्हें जिंदा बाहर निकलना है तो तुम्हें कॉपरेट करना होगा। लियू हान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गर्जना करते हुए बोला, सब बकवास। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, पीछे से एक थंडरस रोअर गूंजा। एक विशाल मॉन्स्टर दर्द से चीखा और फिर जमीन पर ढह गया, बुरी तरह तड़पते हुए। लियू हान ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसके पीछे खड़ा था कांग हांसू, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा। उसकी आवाज धीमी थी, शांत, लेकिन उसमें जानलेवा वजन था। हे तुम! हांसू के पैरों तले उस मॉन्स्टर का मरता हुआ शरीर पड़ा था जिसने अभी अभी चीख मारी थी। बिना किसी भावना की झलक के हांसू ने लियू हान की ओर एक तीक्ष्ण नजर डाली और कहा, चुप रहो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो काम शुरू करो। लियू हान का चेहरा और गहरा हो गया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे कोई विचार उसके दिमाग में कौंध गया। वो ताकतवर है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या ये वही कांग हांसू है जिसने कैलामिटीज को हराया था? उस नाम ने ही उसके चेहरे को आक्रामकता से बिगाड़ दिया। उसके दांत एक दूसरे से रगड़ने लगे। जब तक प्रवेश द्वार सील्ड है, यहां ताकत बर्बाद करना बेकार है। उसने एक हाथ उठाया, अपने अधीनस्थों को इशारा करते हुए, कोई और रास्ता नहीं, आगे बढ़ो और उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दो। उसके सैनिक फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़े। उनके चेहरे आक्रामकता से विकृत हो गए। लियू हान ने अपनी हथेली में कुचले हुए मैसेंजर पिजन की ओर देखा। उसके विचार दौड़ रहे थे। मुझे उसकी मौजूदगी की रिपोर्ट करनी होगी। कांग हांस्ट्रो, उससे बाद में निपटाया जाएगा। भले ही वो नया हो, वो बहुत तेजी से स्किल्ड हो रहा है। बेशक इसके पीछे सोफिया है, 7 शैडोज में से एक। तभी पीछे से हांसू की आवाज फिर गूंजी, इतना काफी नहीं है। लियू हान का चेहरा फिर से बिगड़ गया। उसकी आंखों में एम्बिशन की चमक थी। अगर मैं उसे यहां नीचे गिरा दूं तो इसमें कोई शक नहीं कि वो मुझे कमांडर बना देगा। उसने जोर से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? हांसू का चेहरा पत्थर की तरह अड़िग रहा। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी, तुम इससे नहीं बचोगे। लगता है लाइट हाउस मेरी याद से भी कमजोर है। एक पल बाद हांसू का मुक्का पहले से ही लियू हान के चेहरे के पास था। लियू हान की आंखों में पैनिक भड़क उठा। सचमुच उसका ठंडा चेहरा और ठंडा हो गया। उसकी मुट्ठी तनाव से चमक रही थी। इसी बीच हांसू का एन्चेंटेड वेपन रेजोनेंट ब्लेड उसकी पकड़ से फिसलकर लियू हान के एक अधीनस्थ के हाथों में जा गिरा। वो सैनिक उसे कंफ्यूजन से देखने लगा। ये क्या है? उसने बुदबुदाया, क्योंकि शक्तिशाली जादू उसके शरीर में अनियंत्रित रूप से उमड़ रहा था। लेकिन वो ब्लेड उसका कहना नहीं मान रहा था। अचानक वो ब्लेड उसके हाथों में मुड़ गया और फिर विंसक रूप से अपने ही एक साथी की ओर झपटा। फिर मानो किसी अंधे की शक्ति ने खींचा हो, वो ब्लेड सीधे चयोन के हाथ में जा गिरा। आसपास के सभी लोग स्टंड होकर ठिठक गए। उनकी आंखें चौड़ी थीं। हांसू का गुस्सा अब स्पष्ट था। मुझे पता था, एक साथ मल्टीपल सोर्सेज से मैजिक को चैनल करने की कोशिश करना यह बहुत अनस्टेबल है। उसकी आंखें ब्लेड की तरह तेज हो गई, जानलेवा इरादा बिखेरते हुए। ऐसा लग रहा था मानो उसकी नजर से मिलना ही मौत को बुलावा हो। दूसरी तरफ लियू हान की स्क्वाड अब चयुन के नेतृत्व में अभी भी डेस्परेटली लड़ रही थी। वो चीखकर बोली, फोकस, अपनी मैजिक को कंट्रोल में रखो और एंगेज करते रहो। कहीं और एक मॉस कवर्ड जंगल में एक अजीब क्यूब बॉक्स खड़ा था, जो हरे रंग की शेड्स में चमक रहा था। वो पूरी तरह से घिरा हुआ था। नहीं, एक प्राचीन टावरिंग प्लांट मॉन्स्टर द्वारा एनकेस्ड किया गया था, जो 100 साल से ज्यादा जिंदा था। वो बॉक्स जिंदा था, वो एक प्लांट था। वो मॉन्स्टर एक गहरी और क्रीकिंग आवाज में गुर्राया, काफी नहीं, मैं इतने सारे प्लांट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर अचानक गुस्से के फिट में वो क्रीचर गरजा, इंट्रूडर्स! ये सुनकर फेबियन एखाड्रन तन गया। उसकी आंखों में फ्यूरी दिख रही थी, लेकिन उसने अटैक नहीं किया। डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हवा में टेंशन एक लोडेड वेपन की तरह थी। एक गलत कदम और सब कुछ एक्सप्लोड हो जाएगा। एक क्योटिक बैटल चल रही थी जिसमें वॉर क्राइज चारों ओर गूंज रही थी। लियू हान के चेहरे पर एक वाइल्ड ग्रिन थी। उसका चेहरा एक्सेलरेशन से चमक रहा था। ये इनसेन है, उसने सोचा। मैंने पहले कभी इतना यूजलेस फील नहीं किया। कितना ऑडली रिफ्रेशिंग है। फिर एक टेरिफाइंग एनर्जी उसके हाथ से उमड़ने लगी। तो तुम इस तरह की पावर छुपा रहे थे कांगहान जो? उसने खुद से बुदबुदाया, बोथ ऑ एंड अलर्ट के साथ। इंप्रेसिव,
उसने जोर से स्वीकार किया। उसकी आंखें फियर्स लाइट से चमक रही थी, जैसे ही रॉ पावर उसके चारों ओर पल्स कर रही थी। उसने जल्दी से सिचुएशन को रिकैलकुलेट किया। इसकी रिपोर्ट तुरंत करनी होगी। शायद उसे अभी भी कांग हांजू की एबिलिटीज का पूरा अंदाजा नहीं है। यहां तक कि इस मॉ के अंदर सील्ड होने के बावजूद, उस इनसेन मैजिकल बैरियर के साथ, जो बाहर के बैरियर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, वो अभी भी उन फ्लिम्जी वॉल्स को तोड़ने में केपेबल है जो हमें घेरे हुए हैं। लिू हान ने सामने खड़े टावरिंग ट्री की ओर देखा और फिर अपना अनरिलेंटिंग असॉल्ट जारी रखा। अगर मैं कांग हांजू को कैप्चर कर लूं, जो यहां तक पुश कर चुका है और फिर भी सर्वाइव और एस्केप करने में कामयाब रहा है, तो वो मुझे अलग नजर से देखेगा। मैं सिर्फ कार्ल मोरिन का पैथेटिक रिप्लेसमेंट नहीं रहूंगा। तभी उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गई और वो चीखा, मैं संभाल लूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, एक मैजिकल पल्स हवा में कोड़ा बनकर लहराया, जो लिू हान के चारों ओर लिपट गया। डैम इट! उसने दबी हुई आवाज में कर्स किया। उसने पल्स को कंफ्यूजन में देखा। ये क्या बला है? मैजिक थ्रेड अचानक ऐसे कैसे वैनिश हो गया? उसके लिए अनदेखा मैजिकल सर्किट को अभी अभी अटैक किया और इंटरप्ट किया गया था, एक मिस्टीरियस फिगर के अचानक अराइवल से। इस फिगर ने लिू हान को बचाया था, लेकिन उसकी आवाज ठंडी और दूर थी। बस इतनी ही हेल्प तुम्हें मुझसे मिलेगी, बाकी खुद फिगर आउट करो। लिू हान ने उस व्यक्ति की ओर एक नजर डाली और साइलेंटली सोचा, अनबिलीवेबल! सेवन शैडोज में सबसे एक्सेंट्रिक फ्रीक ने ही मुझे बचाया। वो मिस्टीरियस फिगर कोई और नहीं, सोफिया थी। लिू हान ने आदेश भोंकते हुए कहा, असॉल्ट टीम कहाँ है? अपनी पोजीशन होल्ड करो और जो भी हिलता दिखे उसे एलिमिनेट कर दो। लेकिन सोफिया ने सिर्फ अपना सिर झुकाया और साइलेंटली सोचा। वो जानती थी कि वो उसकी और मदद नहीं कर सकती। हांजो ने जो मैजिक उसके साथ शेयर किया था, वो काफी समय से स्टेडिली डिस्टेबलाइजिंग हो रहा था। अचानक गड्ढे के अंदर मैजिकल आइस क्रिस्टल्स बनने लगे। सोफिया की आंखें सिकुड़ गईं। वहां अंदर क्या हो रहा है? तभी कांग हांजो प्रकट हुआ। मैं अंदर जा रहा हूं, सोफिया ने अलार्म के साथ कहा। रुको, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? पैसेज के आसपास के मॉन्स्टर्स को क्लियर करने से पहले अंदर जाना टू डेंजरस है। हांजो ने उसे रीअश्योर किया, इट्स फाइन, हम इसे और खींच नहीं सकते, अब एकमात्र रास्ता आगे है। वो मुड़ा, उसकी नजर दृढ़ थी। और मैं पीछे किसी को छोड़कर रिस्क नहीं ले सकता, जबकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए मैं पहले जाऊंगा, तुम पीछे से कवर करो। सोफिया का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने सोचा, डोंट वरी, मैं जल्दी ही तुम्हें कैचअप कर लूंगी। सीन अब सेंट्रल जोन के रूट कोर की ओर शिफ्ट हुआ। वहां फेबियन और एकाड्रन खड़े इंतजार कर रहे थे। अचानक कांग हांजो स्पेस में दाखिल हुआ। फेबियन की आवाज गूंजी, जिसमें डार्क अम्यूजमेंट भरा हुआ था। ऑफ कोर्स, मैं जानता था कि जैसे ही मैं इनर रूट सिस्टम का डिफेंस प्रोटोकॉल एक्टिवेट करूंगा, तुम अपना सिर अंदर घुसेड़ दोगे। हांजो चुप रहा, अपनी अगली चाल कैलकुलेट करते हुए। फेबियन की आंखें अचानक फ्यूरी से जल उठीं। एक लंबे समय से एक्सटिंक्ट रेस का लास्ट बचा हुआ सर्वाइवर, एल्फेन लीजन का फाइनल सर्वाइवर। हांजो सीधा खड़ा हुआ, फियर्स रिजॉल्व के साथ अपनी तलवार खींचते हुए। उसका पूरा शरीर एक कॉइल्ड स्प्रिंग की तरह था, जिसमें डेडली इंटेंट भरा हुआ था। फिर बिजली की तरह तेज वो आगे बढ़ा। एक ट्रिमेंडस रोर के साथ उसने फेबियन की ओर एक डेवेस्टेटिंग स्लैश छोड़ा। लेकिन फेबियन की आंखें क्रिम्जन चमक उठीं। एक काउंटर अटैक तैयार हो रहा था। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और स्विंग किया। उसका पंच एक्सप्लोजिव फोर्स के साथ लगा, जिसने उनके नीचे की जमीन का ध्वस्त कर दिया। हांजो अपने पैरों से उछल पड़ा। उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। फिर भी उसने खुद को खड़ा किया, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। उसके मूवमेंट्स, वो अलग हैं, हांजो ने सोचा, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। अगर ऐसा है। अचानक हांजो के हाथ की अंगूठी वायलेंट रेड ग्लो के साथ चमक उठी। फेबियन की आंखें इंटरेस्ट से सिकुड़ गईं। उसकी फ्यूरी में मोमेंटरीली क्यूरियोसिटी झलक रही थी। बिना रुके उसने एक और अटैक लॉन्च किया, अपनी विशाल हथेली को जमीन पर दे मारा। लेकिन ठीक उसी समय हांजो से एक पावरफुल रेड ऑरा बाहर की ओर फट पड़ा। हांजो ने स्विफ्टली कैलकुलेट किया, मैं निर्महा से पावर खींचने को प्राथमिकता दूंगा, उन अवेकेंड रेलिक्स की तुलना में जो सेक्रेड स्टोन बैरियर्स की मांग करते हैं। लाल आभा ने फेबियन के हाथ को घेर लिया, उसे जलाते हुए। फेबियन दर्द से चीख पड़ा। हांजो शांत रहा, सोचते हुए, ये काम कर गया। मैंने उसकी कमजोर मैजिकल डिफेंस को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन यह काफी नहीं था। फेबियन ने अपने जले हुए हाथ को कराहते हुए उठाया। हांजो का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा था, लेकिन वो जानता था कि उसके घाव बहुत सुपरफिशियल थे। मुझे आउटपुट को और एम्पलीफाई करना होगा। जमीन पर एक हाथ टेकते हुए हांजो फेबियन के साथ अपनी ब्रूटल ड्यूअल में आगे बढ़ता रहा। फेबियन का विशाल हाथ फिर से धीरे धीरे लेकिन स्टेडिली आगे बढ़ने लगा, और फिर एक क्रशिंग फोर्स हांजो के शरीर पर जोर से गिरी। इम्पैक्ट ने एक मैसिव शॉकवेव ट्रिगर की, जिसने उनके नीचे की जमीन को चकनाचूर कर दिया। अब उस पर हमला करने वाले सिर्फ फेबियन नहीं थे, बल्कि अकेड्रिन भी था, जो एल्वेनहाइम लीजन के 5 ग्रैंड जनरल्स में से एक था। अकेड्रिन ने ऊपर स्वेलिंग वॉर्टेक्स की ओर देखा। हांजो दर्द के बावजूद सिचुएशन को रेजर शार्प क्लैरिटी के साथ असेस कर रहा था, जैसा कि एल्वेनहाइम के 2 लॉन्ग डेड जनरल से एक्सपेक्टेड था। दूर में ग्लोइंग एनर्जी की स्ट्रीक से घिरी एक शैडोई फिगर उभरी। हांजो ने सोचा,
उस आखिरी स्ट्राइक से और डैमेज हो सकता था अगर उन्होंने उन रेलिक्स का इस्तेमाल ब्लॉक करने के लिए नहीं किया होता। ये कोई साधारण ट्रिंकेट्स नहीं है, ये एल्विनहाइम के ट्री डिफेंस आर्टिफैक्ट्स हैं। अपने दांत पीसते हुए वो फिर से खड़ा हो गया। भले ही एल्विनहाइम बहुत पहले गिर चुका हो, इसके सिस्टम्स अभी भी फंक्शन कर रहे हैं। उसने बैटलफील्ड को गेज करते हुए चारों ओर देखा। ये लोग मॉन्स्टर्स हैं, ऑर्डिनरी अटैक से इन पर खरोंच भी नहीं आएगी। और अब मेरा दाया हाथ वो पिछले ब्लो से टूट चुका है। तभी उसकी नज़र एक इंटरफेस अपडेट पर पड़ी। उसके विजन में मिशन डाटा फ्लैश हुआ। कांग हांजो, पावर लाल, 33.2% स्टैमिना लाल, 31.5% परसेप्शन लाल, 33.9% फिजिकल रेजिस्टेंस लाल, 31.1% मैजिक रेजिस्टेंस लाल, 35.4% स्किल वॉइड टेक्निक प्रोफिशिएंसी 3.5%। उसने नंबर्स को जल्दी प्रोसेस किया। रेड टीयर यून्स के कॉम्परेबल इस सिग्निफिकेंट पावर आउटपुट ग्रोथ के बावजूद मैं अभी भी इनकमिंग डैमेज को पूरी तरह मिटिगेट नहीं कर सकता। बिना हेजिटेशन के वो फिर से आगे बढ़ा, रिन्यूड फोर्स के साथ स्ट्राइक करते हुए। मैंने डेलिबरेटली अपनी कुछ स्ट्रेंथ को होल्ड बैक किया था ताकि रेयर को क्लीन कर सकूं। सब कुछ अभी भी प्लान के अंदर है। अगर कोई एनॉमली है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एल्वेनहाइम जनरल्स एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा पोटेंट रेलिक्स वील्ड कर रहे हैं। मैंने सीक्रेट स्टोन से अपना रेलिक अवेकन किया हो सकता है, लेकिन परफेक्ट यूटिलाइजेशन वो पूरी तरह अलग बात है। फिर हांजो ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और स्टिलनेस में रिफ्लेक्ट किया। मुझे सीक्रेट स्टोन और रेलिक दोनों से जितनी पावर हो सके एक्सट्रैक्ट करनी होगी। उसके विचार उस ग्रेट ट्री की ओर मुड़े जो प्योर एनर्जी से रेडिएट कर रहा था। उसका असली टारगेट जनरल्स नहीं थे। ये वो नहीं है, ये उनके पीछे छिपा सोर्स ऑफ पावर है। तभी एक मैसिव हाथ पेड़ के तने से उभरने लगे। एक एक करके उनके पीछे पीछे अनडेड की बाढ़ आई जो शैम्बलिंग करते हुए नजर आए। हांजू की आंखें सिकुड़ गईं। डैम इट, उसने बुदबुदाया। डिफेंस सिस्टम का सेकंड लेयर अभी एक्टिवेट हुआ। गैलेड्रियन लीजन की एक स्क्वाड अचानक बैटलफील्ड पर प्रकट हुई। हथियार खींचे हुए वो परफेक्ट सिंक में कांग हांजो की ओर कूदे, उसे ओवरवेल्म करने के लिए तैयार। वो डिफाइंटली चीखा, अगर तुम नंबर से मुझे क्रश करने की कोशिश कर रहे हो, गुड लक, मैं इसके लिए तैयार हूं। उसके पीछे फिगर्स का एक ग्रुप फुल स्पीड से आगे बढ़ा। ये हांजो के कॉमरेड्स थे। उसकी टीम आ गई थी। उसका नाम चीखते हुए वे बैटल में सर्च कर गए। दोनों साइड्स वायलेंटली क्लैश हुए। मेटल के अगेंस्ट मेटल की आवाज गूंजी। केओस में रोड्स एको कर रहे थे। हांजो के एक एलाई ने दबी आवाज में कर्स किया, यह क्या बला है? हमने अभी अभी उन डैम बग्स के स्वाम को क्लियर किया था यहां पहुंचने के लिए, और अब अनडेड भी। ये चीजें टू डैम स्ट्रांग हैं। सोफिया ने क्रीचर्स को देखकर शॉक में कहा, गैलेड्रियन लीजन उस कर्सिड फिश के गट के अंदर से कंट्रोल्ड? क्या ये इस जगह की गार्डियंस नहीं होने चाहिए थे? इधर लिऊ होंग भी अभी भी ब्रूटल कॉम्बैट में लॉक था। उसका चेहरा कंसर्न से ग्रिम हो गया था। मैं जानता था कि उस मैजिक वेन में कुछ न कुछ स्ट्रेंज है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा फुल स्केल बैटल छिड़ जाएगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरा ऑपरेशन फॉल अपार्ट हो जाएगा। कांग हांजो, तुम कितना टाइम लेने वाले हो? हांजो की साइड पर वो एक टावरिंग मॉन्स्टर का सामना कर रहा था। उसने अपनी ब्लेड को ब्रूटल फोर्स से स्वंग किया, बीस्ट को काटते हुए ब्लड निकाला। लेकिन तभी एक स्ट्रेंज एनर्जी ने क्रीचर को रैप किया, उसके घावों को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मेंड करते हुए। हांजो की आंखें सिकुड़ गईं। मैं डैमेज कर रहा हूं, लेकिन रीजनरेशन रेट एब्सर्ड है। वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। अचानक एक गोल्डन एनर्जी का बर्स्ट बैटलफील्ड के पार स्ट्रीक किया। हांजो ने जीप क्लिक की। डैम इट, वो परसिस्टेंट बास्टर्ड फिर से। उसके सामने फेबियन और अकेड्रन थे। दोनों बैटल हार्डन रेज से सर्ज कर रहे थे। हांजो का बॉडी वूंड से कवर्ड था, लेकिन उसका विल अडिग था। अगर मैं ड्रैगन ची का यूज करते रहा और इस फाइट को और लॉन्गर पुश करता रहा तो मेरा बॉडी होल्ड नहीं करेगा। मैं ड्रैगन की पावर से फोर्स हीलिंग कर रहा हूं, हर ड्रॉप ऑफ मैना को बर्न करते हुए। अगर मैं इसे और पुश करूं तो मेरी ब्लड वेसल्स पूरी तरह रप्चर हो सकती हैं। फिर उसकी आंखें एक बार फिर से मैसिव ट्री की ओर मुड़ गईं। उसके दिमाग में एक विचार क्रिस्टलाइज हुआ, नो मोर डिस्ट्रैक्शंस। मुझे सिर्फ एक टारगेट पर फोकस करना है, बाकी सब टाइम की बर्बादी है। हार्ट कोर फिगर्स का एक ग्रुप अपनी सारी पावर को एक ग्लोइंग ब्लू एनर्जी स्फेयर में चैनल कर रहा था। पास्ट की एक मेमोरी, वो एंटिटी जो कभी रेड जोन पर रूल करता था। अपने इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जेनेटिक बायो इंजीनियरिंग का एक मिरेक्युलस पीस बनाया था, वर्ल्ड ट्री। ये सिर्फ एक फाउंडेशन नहीं था, ये रेड जोन के अंदर सभी लाइफ का ओरिजिन था। वाइन लाइक टेंड्रिल्स उभरे,
जैसे जैसे ट्री की ब्रांचेस ट्विस्ट और मूव हुईं। इन्होंने बनाया था इस प्लांट को और इसे वर्ल्ड ट्री के रूट्स के गहराई में छुपाया था। समय के साथ ट्विस्टेड लाइफ फॉर्म्स द्वारा रॉड डिजास्टर्स की वजह से प्लांट ने अपना नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर दिया। ये ओरिजिनली एक हेल्पर, एक गार्डियन के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन समय के साथ ये कैटास्ट्रॉफी का हार्बिंजर बन गया और यही वजह थी कि अब ये बरसर्क हो गया था। हालांकि डायरेक्ट कंट्रोल या अथॉरिटी की कमी की वजह से ये बेस्ट जो कर सकता था वो था टाइम को स्टॉल करना। तभी एक मैसिव फिस्ट कांग हांजो की ओर क्रैशिंग आई, लेकिन उसने इसे जस्ट इन टाइम डॉज कर लिया। उसकी आंखें शार्पन्ड हुई, जैसे कि उसने सिचुएशन को असेस किया। तो इसलिए इसने सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट किया, मुझे डीले करने के लिए। हांसू ने और एनालाइज किया। एक्रेडियन की आर्मी नहीं, और एक्यूरेटली कहें तो ये बीइंग्स वॉरियर्स नहीं थे, ये प्लांट के प्रोटेक्टर्स थे। 5 जनरल्स एंशिएंट कंजर्वेशन मैजिक और इल्वेनहाइम का रेलिक्स का यूज करके प्रिजर्व्ड एक इमॉर्टल आर्मी में ट्रांसफॉर्म हो गए, जो अपनी पीक डिस्ट्रक्टिव और रीजनरेटिव कैपेबिलिटीज रिटेन करते हैं। उसने एक्रेडियन और फेबियन की ओर देखा, जो थंडरिंग स्टेप्स के साथ क्लोजर आ रहे थे। इनके बॉडीज ह्यूमन्स से कहीं ज्यादा स्टर्डी हैं, यही इन्हें फॉर्मिडेबल अपोनेंट्स बनाता है। उसकी तलवार पर ग्रिप और सख्त हो गई, उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से भरी थीं। फिर भी अगर मैं ड्रैगन ची का यूज करके ड्रैगनाइजेशन एक्टिवेट करूं, तो शायद मैं एक ब्रीफ ओपनिंग क्रिएट कर सकता हूं। हांसू का ध्यान फिर से वर्ल्ड ट्री की ओर शिफ्ट हुआ। बस एक ही चीज पर फोकस करना है, सेंट्रल हार्ट। रीजनरेशन की ताकत उस कोर से अनलिमिटेड फ्यूल हो रही थी, उस पौधे की मैजिक एनर्जी के जरिए। उसी पल फैबियन ने फिर से उस पर हमला बोला। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ॉम्बीज की पूरी फौज से लड़ रहा हो। फैबियन का विशाल हाथ बढ़ा उसे पकड़ने की कोशिश में। हंसू ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कभी खत्म नहीं होगा। उसका चेहरा बर्फ सा ठंडा और शांत था। वे 5 जनरल्स बस एक डिस्ट्रैक्शन है, मेरा टारगेट कुछ और है। उसकी तलवार गहरे लाल रंग की एनर्जी से चमक उठी। हंसू ने फैसला कर लिया, मैं ड्रैगनिफिकेशन एक्टिवेट करूंगा ताकि मेरी मैजिकल आउटपुट मैक्सिमम हो जाए। फिर सारी ताकत को एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करूंगा। उसने उन विशाल हाथों को घोरा जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये प्राइमॉर्डियल रेलिक की पीक पावर थी, जिसमें होली स्टोन का एक टुकड़ा भी शामिल था। मैं निर्महा के रिंग के जरिए मैजिकल फोर्स की एक वेव बनाऊंगा और अपनी आखिरी ऑन्स तक की ताकत लगाकर चार्ज करूंगा। कांग हंसू की आंखें अटल दृढ़ता से जल रही थी। वो फैबियन से जोरदार टक्कर में उलझा। लाल एनर्जी उनके चारों ओर एक तूफान की तरह फट रही थी। लाल ताकत सांप की तरह फैबियन के शरीर के चारों ओर लिपटी, जिससे वो दर्द भरी चीख निकालने को मजबूर हो गया। हंसू ने अपनी तलवार घुमाई। उसका ब्लेड सुनहरी और लाल ताकत का फ्यूजन रेडिएट कर रहा था। चाहे ये सैनिक गैलाड्रियन के प्राचीन रेलिक्स से बना हो, लेकिन निर्महा के रिंग की डिस्ट्रक्टिव पावर को पूरी तरह बर्दाश्त कर पाना उसके लिए नामुमकिन है। हवा में ऊंचा उछलते हुए हंसू ने फैबियन पर एक विनाशकारी प्रहार उतारा, फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ जमीन पर उतरा। चल, रीजनरेट कर ले जितना चाहता है। फैबियन का शरीर गहरे जख्मों से ढक गया था। इसी बीच हंसू एक हीरो की तरह आसमान से उतरता हुआ जमीन पर गिरा, लेकिन तभी पीछे से कुछ हिला जिसने उसका ध्यान खींचा। बैंगनी एनर्जी का एक धमाका उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसने तुरंत ब्रेस करके उसे ब्लॉक कर लिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। एजड्रीन के बीच हर एक की ड्यूरेबिलिटी फैबियन के आर्मर से टक्कर लेती है। दूसरे शब्दों में, मैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। अपनी ताकत को कंसंट्रेट करते हुए उसने एजड्रीन के एक बीज को साफ 2 हिस्सों में चीर दिया। वो हैरानी से पलक झपका। मैंने तो इतनी ज्यादा फोर्स भी नहीं यूज की थी, क्या ये अपने आप अलग हो गया? गुस्से में एजड्रीन ने दबी जुबान में कोसा, ये बदमाश, इसने जानबूझकर रेलिक्स के आसपास रीइंफोर्स्ड माना रिलीज किया ताकि रिएक्शन ट्रिगर हो। जब तक मेन बॉडी डैमेज नहीं होती, रेलिक्स अपने आप बरकरार रहते हैं। उसने हंसू को घूरा और एनर्जी की एक और वेव लॉन्च की, लेकिन हंसू ने एक साफ प्रहार में उसे काट डाला और पूरे बीजों के क्लस्टर को पल में डिस्ट्रॉय कर दिया। बदकिस्मती से एक बीज उसके कंधे पर लगा, जिससे तेज दर्द की लहर दौड़ गई। हंसू ने चेहरा सिकोड़ा, फिर उसे झटक कर आगे बढ़ा। तो भले ही मैं रेलिक का फिजिकल फॉर्म काट दूं, उसका मैजिक बरकरार रहता है। एजड्रिन ने बीजों का एक और बैच कॉन्जर किया और हंसू ने कोसा, कमबख्त, ये तो सचमुच दर्द देता है। सीन कट हुआ। बाकी लोग अभी भी अनडेड के खिलाफ तीखी जंग में उलझे हुए थे। एक सफेद बालों वाले आदमी ने, जिसके सर पर हेलमेट था, अपनी तलवार एक ज़ॉम्बी की टांग में घोंप दी। भारी हांफते हुए उसकी आवाज थकान से कांप रही थी। और कितना टाइम हमें ये सब चलाना है? उसने अपनी कांपती और थकी हुई हथेलियों को देखा। काफी टाइम हो गया है अब। मैजिकल एनर्जीज इतनी जोर से सर्च कर रही हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से मूव कर पा रहा हूं। अगर ये ना होती, मैं तो कब का ढह गया होता। अनडेड क्रीचर्स फिर से रीजनरेट करने लगे, अपने शरीर में धसी तलवारों को बाहर निकालते हुए। एक ज़ॉम्बी ने सफेद बालों वाले आदमी की ओर मुंह किया। वो अपने कमांडर की ओर कर रहा, सर, कब तक हमें ऐसे लड़ना है? हम नॉनस्टॉप अटैक कर रहे हैं और इनकी संख्या बिल्कुल कम नहीं हो रही। तभी जब वो डिस्ट्रैक्टेड था, एक ज़ॉम्बी ने पीछे से उस पर हमला बोला, लेकिन ठीक टाइम पर मिकेल ने उसे काट डाला। गार्ड डाउन मत करो, उसने सख्ती से चेतावनी दी। ये सब फिर से जिंदा हो जाएंगे। वो आदमी थोड़ा हिल गया और गुस्से से बोला, मिकेल, ये सब तेरी गलती है, हर एक चीज।
एक चमकता हुआ हाथ समन पावर से जल उठा। शिकायत का टाइम नहीं है, मिकेल ने तपाक से जवाब दिया। उसने मैजिक का एक बर्स्ट रिलीज किया जो एक लाइट फ्लैश में अनडेड की एक लहर को उड़ा ले गया। सीन देखते हुआ हेलमेट वाला आदमी हैरानी से देखता रहा। सोफिया वारागे, मिकेल ने हल्की सी मुस्कान दी। सोफिया की आवाज तेज और कमांडिंग थी। सब कुछ भूल जाओ और गैलेड्रियन आर्मी से लड़ने पर फोकस करो। अगर हम लाइन होल्ड नहीं करते हम सब यहीं मर जाएंगे। दूर से लियो होंग उसे गौर से देख रहा था। तो वो नहीं थी जिसने पहले उस कैलामिटी को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन अब जो कुछ उसने देखा सब क्लिक हो गया। इसे इतने टाइम से देखने के बाद अब मुझे पता है वही है जो सचमुच सब कुछ समझती है और उसी के हिसाब से एक्ट करती है। वो चुपके से एनर्जी समन करने लगा। और कांग हंजो, वो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे ये सब उस शख्स को एकदम सही सही बताना होगा। बाकी सब तब तक वेट कर सकता है जब तक हम यहां से निकल ना जाए। इसी बीच कांग हंजो अभी भी एजरिन के साथ क्रूर जंग में उलझा हुआ था। मॉन्स्टर के बीच एक साथ उस पर टूट पड़े, बेरहम और झुंड बनाकर। हंसू ने जितनी तेजी से वे आए उतनी तेजी से उन्हें काटा, लेकिन वे उसे ओवरवेल्म करने लगे। उसने खून खांसा, दांत पीसते हुए, कमबख्त, एक दो को तो ठीक है लेकिन सबको एक साथ नहीं ले सकता। अगर मैं डॉज नहीं कर पाया तो कितना भी टफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तेजी से अपना शरीर मोड़ा, एक और स्ट्राइक से बचते हुए। तभी एक जबरदस्त फोर्स उसके चारों ओर क्रैश हो गई, उसे क्रशिंग पावर के भंवर में घेर लिया। एक डायरेक्ट हिट ने उसे मारा, उसके शरीर पर गहरे जख्म चीरते हुए। दर्द आग की तरह उसमें दौड़ा। उसकी टांगें ऐसे लग रही थी जैसे फट रही हों। लेकिन पीछे हटने के बजाय कांग हंजो फिर से आगे बढ़ा। अगर डैमेज बस इतना ही है तो मैं रिकवरी यूज करके आगे बढ़ जाऊंगा। वो फिर से एजरिन से भिड़ा। मैजिकल एनर्जी एक ब्रिलियंट फ्लैश में बाहर की ओर फट रही थी। बस एक सॉलिड ब्लो लैंड कर दूं तो मुझे कुछ हिट्स खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एजरिन ने एनर्जी समन करना शुरू किया, एक विशाल डार्क मैजिक का स्फीयर बनाते हुए। हंसू ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अब इसे रोकना बहुत लेट है। उसने अपनी तलवार उठाई, एनर्जी घूमने लगी, फिर नीली रोशनी की एक स्ट्रीक में आगे बढ़ा। मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा, उसने शांति से कहा। एक फ्लैश में कांग हंसू ने मीटीराइट वॉल के एक टुकड़े को काट डाला, उसे पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। वो मुड़ा, धीरे धीरे चलते हुए। मैंने यहां पहले ही काफी टाइम वेस्ट कर दिया। अपनी तलवार को जमीन पर घसीटते हुए उसने फुसफुसाया, तो चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। एक आखिरी विनाशकारी प्रहार के साथ उसने एजरिन को हमेशा के लिए ढेर कर दिया। सीन देखते हुए सोफिया स्तब्ध खड़ी थी। उसका मुंह अविश्वास में खुला था। वो अपनी आंखों पर मुश्किल से यकीन कर पा रही थी। क्या ये सचमुच खत्म हो गया? हम सुसाइडल नहीं है, लियू होंग ने जोड़ा। हमने तुम्हारा रीड फॉलो किया क्योंकि इमरजेंसी थी, ना कि इसलिए कि हम तुम्हारे ऑर्डर्स मानते हैं। हमें इस डेथ ट्रैप में आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आसपास की आवाजें सहमति में बुदबुदाईं। हाँ, वो सही कह रहा है। लियू होंग ने हाथ हिलाकर बात खत्म की। तो यहीं हमारी राहें जुदा होती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी हिल गया था। मुझे उसका स्वॉर्ड स्टाइल भी समझ नहीं आ रहा। अचानक कांग हेंजू ने अपनी तलवार के साथ आगे छलांग लगाई। लियू होंग को पूरी तरह चौंका दिया। वो झटके से पीछे हटा। तूने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन हंजू ने शांति से जवाब दिया, रिलैक्स कर। गलत मत समझ, मैंने तुझ पर स्ट्राइक नहीं किया। उसने आगे की जगह की ओर इशारा किया। मैंने बस हमारा रास्ता खोल दिया। फिर वो कैजुअली ग्रुप की ओर मुड़ा और पूछा, वैसे यहां कोई है जो अपनी सांस लंबे टाइम तक रोक सकता है? कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही एक गरजता हुआ झरना उनके पीछे से टूट पड़ा। टीम पलटी, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। वहां हमारे पीछे, कोई चीखा। तेजी से बढ़ता पानी उनकी ओर भयानक स्पीड से लपका। लियू होंग का चेहरा पीला पड़ गया। रुक तू! लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, पानी ने सबको निगल लिया। भीगा और हांफता हुआ लियू होंग ने सांस ली। ये पागल बदमाश! पानी की तेज बहाव ने सबको पूरा निगल लिया था। लियू होंग अभी भी गुस्से में, दबी जुबान में कोसा, वो कमबख्त। कुछ देर बाद ग्रुप आखिरकार एक सूखी जमीन पर पहुंचा, भीगे और सांस फूले हुए। लियो होंग ने तिरछी नजरों से देखा। वो पागल! क्या वो सचमुच हमें डुबोने की कोशिश कर रहा था? यकीन नहीं होता कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम जाने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक पंख समन किया जो हल्की सी दैवीय चमक से जगमगा रहा था, और अपने आप में मुस्कुराया। मैं इसे यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। अगर मैं यहां से निकल सका तो। लेकिन जैसे ही उसने इसे एक्टिवेट करने की कोशिश की, कुछ हुआ ही नहीं। वो ठिठक गया, अविश्वास में उसे घूरते हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे यूज नहीं कर सकता। एक पवित्र आर्टिफैक्ट जो मुझे रेड जोन में कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और अब ये बेकार है। कांग हेंजू की आवाज तनाव को चीरती हुई आई। लगता है तुम्हें अभी भी ये जगह समझ नहीं आई। तुम इस पंख को कैलामिटी फिश या वर्ल्ड ट्री के अंदर यूज नहीं कर सकते। वो शांत और संयमित होकर आगे बढ़ा। ज्यादा सटीक कहूं तो ये कोई डंजन नहीं है, इसलिए ये ट्रिगर नहीं होगा। उसने आगे कहा, वैसे भी डिवाइन स्टोन का एक टुकड़ा इसकी फंक्शन को दबा रहा है। अंदर ही अंदर कांग हेंजू ने सोचा, यहां वो जगह है जहां डिवॉरिंग रूट ने वर्ल्ड ट्री पर अपनी पकड़ बना ली है। इसकी जड़ों के गहरे अंदर ये रेड जोन का दिल है। उसने अपने हाथ में चमकते ऑर्ब की ओर देखा। हम प्लांट चेंबर के करीब है। चूंकि मैंने 5 जनरल्स में से एक का रिलिक लाया है, मुझे इसे डिवाइन स्टोन के टुकड़े से जागृत करना होगा।
अपनी मुट्ठी कसकर उसने सोचा, अगर मैं अपने पास रेलिक्स की संख्या बढ़ा सका तो डिवाइन स्टोन से लीक हो रहे मैना फ्लो को स्टेबलाइज करना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं शायद इसका ज्यादा हिस्सा हार्नेस ना कर सकूं, लेकिन स्टोन की असली प्रकृति ऐसी है कि इसे सिर्फ फुल रेलिक बेयरर्स या चुने हुए कैंडिडेट्स ही यूज कर सकते हैं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। अब चीजें कहीं ज्यादा आसान होने वाली हैं। अचानक लियू होंग फिर से भड़क उठा। तूने जो अभी किया उसके बाद ऐसे बिहेव करने की हिम्मत कैसे की? वो अब गुस्से से लगभग तड़प रहा था। जब हम यहां से निकलेंगे मैं ऑफिशियली यूनिट 1 का कमांड लूंगा। बीकन की एलीट फोर्स के कमांडर के तौर पर मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कांग हेंजू पूरी तरह अविचलित रहा, शांत लहजे में जवाब देते हुए, क्या मैंने पहले ही नहीं बताया, यहां से निकलने का सबसे तेज तरीका है कि तुम अपने रियल बॉडी को नीचे लाओ। यहां हर कोई इनक्रेडिबल रेजिस्टेंस है। तुम टॉक्सिन्स को बिना ज्यादा परेशानी के बर्दाश्त कर सकते हो। एक औरत ने बोल उठा, खैर ये जलकर मरने से तो बेहतर है। लेकिन लियू होंग सुनने को तैयार नहीं था। वो तड़क कर बोला, चुप रहो, मुझे कोई ऑर्डर नहीं देता, कोई नहीं। कांग हेंजू ने बस हल्के से हंसा, जो चाहे कर ले, इससे कुछ बदलेगा नहीं। वो मुड़ा, कंधे के ऊपर से कैजुअली बोलते हुए, ये एरिया असल में उस जगह से ज्यादा सेफ है जहां तुम पहले थे। मेरे साथ आना है या नहीं ये तुम पर है। लेकिन फिर वो रुका, उसकी आवाज दृढ़ और निश्चय भरी हो गई। फिर भी अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम जिंदा निकल जाओगे। उसने सबकी आंखों में देखा। रेड जोन अब ऐसे बदलने वाला है जैसे किसी ने पहले नहीं देखा। इसके हिस्सा बनने का मौका मत छोड़ो। मिकिल एक पल के लिए हिचकिचाया, उसकी आंखें दूर थीं। रेड जोन बदलने वाला है, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज थकान से भरी थी। मैं इसके लिए उम्मीद कर रहा था, उसने आखिरकार कहा, सांस लेते हुए। रेड जोन में जब से मैं आया तब से कुछ नहीं बदला, लेकिन तुमने ये कर दिखाया। मुझे स्टिल वाटर्स को हिलाने के लिए एक तूफान चाहिए था। मुझे तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत थी। फिर थके हुए लेकिन सच्चे मुस्कान के साथ उसने जोड़ा, शायद इसलिए कहते हैं कि जो मांगो उसे सोच समझ कर मांगो। लेकिन एक आवाज ने उस सच्चाई के मोमेंट को काट दिया। बीकन अब से इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा। लियू होंग ने तंज कसा। उसका लहजा कड़वाहट से भरा था। अब अगर तुम हमारी हेल्प के लिए गिड़गिड़ाओ भी तो बहुत देर हो चुकी है। कोई उसके पीछे सहमति में बुदबुदाया, हाँ, उसे सबक सिखाएगा। कांग हेंजू ने हल्के आश्चर्य से भौं उठाई, फिर नाराजगी के बजाय उदासीनता से जवाब दिया, मैं भी तुम लोगों को हमेशा घसीटता नहीं रह सकता। मैंने एरिस की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की, उसने अपने आप में सोचा, लेकिन हमेशा कुछ अपवाद होते हैं। लियू होंग गुस्से से फट पड़ा, तू बीकन को नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। लेकिन इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, सोफिया ने तेज आवाज में टोका, रुको, कुछ ठीक नहीं है। उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया जब उसने आसपास स्कैन किया। मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल ने अभी कुछ मूवमेंट पकड़ा, कुछ पेड़ से रिस रहा है। वो सही थी। पेड़ के आधार से एक घिनौना लाल प्राणी उभरा। उसके जबड़े चौड़े खुले हुए थे जिनमें रेजर शार्प दांतों की कतार थी। उसे देखते ही सभी सहज रूप से डर से पीछे हट गए। इनमें से और भी हैं, कोई चीखा, ये पेड़ से बाहर निकल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सीधे हमारी ओर आ रहे हैं। कांग हेंजू ने सीन को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ी। मॉलफॉर्म्ड मॉन्स्टर्स, ये पेड़ बेकाबू हो रहा है। उसने तेजी से विश्लेषण किया। ये स्टेबल लाइफ फॉर्म्स नहीं है। ये वो टाइप हैं जो प्रॉपर इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकते। इनकी लाइफ फोर्स खत्म होते ही ये मर जाएंगे, लेकिन तब तक ये सामने की हर चीज को निगल लेंगे। कमबख्त, क्या डिवाउरिंग रूट ने वर्ल्ड ट्री पर पूरी तरह कंट्रोल खो दिया है? फिर उसने एक ठंडी आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। क्या तुम सचमुच ये सोचते हो कि ये आधे अधूरे ट्रिक्स मुझे रोक सकते हैं? कुछ पलों बाद वो घिनौने प्राणी जमीन पर बिखर गए, तेजी से ढेर कर दिए गए। तुरंत खतरे से निपटने के बाद ग्रुप और गहराई में बढ़ा। पर्दे के पीछे रियर सपोर्ट यूनिट ने अपना सेटअप पहले ही पूरा कर लिया था। फ्रंटलाइन असॉल्ट टीम, रिटर्न एंड रीग्रुप। एक असिस्टेंट ने सलाम किया और रिपोर्ट की, सिचुएशन रिपोर्ट कंप्लीट। सप्लाई टेंट्स के पास कोई लहराकर चीखा, हमें यहां और सप्लाईज चाहिए। एक और ने चिल्लाया, जोहान, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लाओ। जोहान पहले ही एक क्रेट उठाए हुए था, तेजी से सिर हिलाया, ऑन इट। भारी क्रेट्स ढोने के बाद जोहान थक कर बैठ गया, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। पिछले कुछ दिनों में सब कुछ पूरी तरह केओस में डूब गया था। मैं पहले सोचता था कि यह सब बस एक वाइल्ड टेल है, उसने अपने आप में सोचा। लेकिन शायद जो मैंने सुना वो सब सच था। जोहान वहीं बैठा था, तभी यादें बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। अब भी कैलेमिटी फिश का पहली बार सामना करने की बात सोचकर ही उसकी हथेलियां अनियंत्रित रूप से कांपने लगती थीं। कांग हेंजू ने उस मॉन्स्टर को ढेर करने की प्लानिंग कब शुरू की थी, उसने सोचा। अचानक एक अजनबी ने उसकी सोच को भंग किया। तुमने अभी क्या कहा? उस आदमी ने शांति से लेकिन गहरे ध्यान से पूछा। वो एक कदम और करीब आया। तुम पहले कांग हेंजू से मिले हो ना? जोहान ने उसे सावधानी से देखा। ये स्ट्रांग लगता है। क्या ये उन ट्रैवलर्स में से हैं जो हमसे पहले रेड जोन में पहुंचे? रुक, क्या ये हंजू को ट्रैक करने वाला एक और ग्रुप है? जैसा पहले हुआ था, शायद ये भी उसका पीछा कर रहे हैं। कम वक्त, जोहान ने दबी जुबान में बुदबुदाया, फिर जोर से बोला, तू कौन है? मुझे किसी रैंडम स्ट्रेंजर से कुछ नहीं कहना। वो खड़ा हुआ, उसका लहजा सख्त था। यहां आसपास ढेर सारे आईईडीज हैं, तो अगर तू फोर्स यूज करने की सोच रहा है तो फिर से सोच, ये काम नहीं करेगा।
उस आदमी ने जल्दी से अपने हाथ गैर धमकाने वाले अंदाज में उठाए। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। फिर अपनी हुड हटाकर उसने अपना चेहरा दिखाया। लगता है मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं हूं चोई सांगजिन। मैं बस क्यूरियस था क्योंकि मैं हंजू का दोस्त हूं। जोहान का चेहरा थोड़ा बदला। तो सचमुच तुम ही थे? तुम्हें आने में टाइम लगा। उसने सांस ली। लगता है हंजू ने तुम्हें भी यहां तक पहुंचने में हेल्प की, वही बोट के साथ। उसके बिना हम कहीं नहीं पहुंच पाते। डंडिंग, जोहान ने सांगजिन को आंखों में देखा। जिस मोमेंट उसने वो शिप लाया मुझे पता था वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन मैं ये पूछता हूं हंजू आखिर चाहता क्या है? सांगजिन हिचकिचाया। अगर तुम स्पेसिफिक्स पूछ रहे हो, जोहान ने उसे टोक दिया। तुमने कहा नहीं कि तुम उसका दोस्त हो? सांगजिन ने बेबसी मुस्कान दी। हंजू हमेशा एक प्लान रखता है, लेकिन वो ऐसा लड़का नहीं है जो हर डिटेल बता दे, भले ही तुम पूछो। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अभी भी। जोहान ने सिर झुकाया, कंफ्यूज। क्या? अभी भी क्या? वो क्यों नहीं बताता? लेकिन सांगजिन ने अपनी मुट्ठी कस ली, सवाल को छोटा कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो, मैंने अपना मन बना लिया है। उसकी आंखों में कुछ इंटेंस और लॉयल था। मुझे यूज करो हंसू। वो अपनी हथेलियों की ओर देखने लगा, विचारों में खोया। उसने मुझे भी बचाया। मैंने वही रास्ता चुना है जो हंजू ने लिया है। उसने धीरे से कहा, जैसे वो अपने आप से ज्यादा जोहान से कह रहा हो। तो उसे पता चलेगा कि वो मुझ पर भरोसा कर सकता है। उसकी आवाज में एक शांत दृढ़ता थी। असली सवाल यह है, क्या मैं उसका पीछा कर पाऊंगा? उसने मुझे रेड जोन में ढूंढने नहीं आया, क्योंकि मैं अभी भी बहुत वीक था। अचानक दूर से एक ग्रुप ने पुकारा, सांगजिन, हमें जाना है। पुकार सुनकर सांगजिन ने जोहान की ओर मुड़कर कहा, मेरे साथ बात करने के लिए थैंक यू। इतना कहकर वो मुड़ा और चला गया। जोहान को अभी भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या था। चलते समय उसने कंधे के ऊपर से पुकारा, अगर तुम्हारा हंजू से सामना हो जाए तो? नहीं, छोड़ो, मैं खुद कर लूंगा। हंजू भी यही करता। उसने जैसे किसी खास बात नहीं करते हुए बुदबुदाया, मैं अभी भी उससे इतना पीछे हूं, है ना? मुझे और जोर लगाना होगा। सांगजिन के दिमाग में कोई शक नहीं था, हंजू वहां बाहर था, अभी भी लड़ रहा था, अभी भी आगे बढ़ रहा था। उसी मोमेंट कांग हेंजू ट्रेनिंग कर रहा था, पानी के फ्लो को मास्टर करते हुए। पानी की धाराएं उसके चालों ओर चक्कर काट रही थी, जैसे ही वो उन्हें एक चमकते नीले एनर्जी ऑर्ब में डायरेक्ट कर रहा था, जिसमें एक स्टार का निशान था।